ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्लियामेंट्स। तो पार्लियामेंट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो पार्लियामेंट में मतलब आपकी संसद हो गई, यानी कि लोकसभा हो जाएगी, राज्यसभा हो जाएगी, लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, या यदि हम राज्यों के लेवल पर देखते हैं तो राज्यों में विधानसभा हो सकती है, विधान परिषद हो सकती है। जिन राज्यों में विधान परिषद हैं वहां पर विधान परिषद भी होंगी, और साथ में आपके राज्यपाल या राष्ट्रपति जो होंगे वो भी। ठीक है। तो जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द ईच ऑफ द स्टेट, तो यदि देखें भारत की सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्स इट मीन्स कि भारत की जो भी संसद है उसके जो भी सदन हैं और उन सदन की जितनी भी कमेटियां हैं या उनके जो भी मेंबर्स हैं, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, यदि वो मंत्री के रूप में होते हैं तो वो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, और यदि वो जिस समय वो कानूनों का निर्माण कर रहे होते हैं उस समय वो लेजिस्लेचर्स का पार्ट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स दोनों आपस में जो है वो मिली हुई हैं। ठीक। तो यहाँ पर दोनों चीजें जो हैं वो स्टेट की डेफिनेशंस में हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे पास कि ऑल अदर लोकल एंड अदर अथॉरिटी। अभी आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी, मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में किसी भी राज्य के को चलाने के लिए तीन अंग महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव को हमने देखा कि वो स्टेट की डेफिनेशंस के अंदर आएगी, यस आएगी। दूसरी चीज हमने देखा कि क्या लेजिस्लेचर आएगा, तो हमने कहा ठीक है, लेजिस्लेचर जो है वो भी चाहे तो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो, यानी कि यानी कि वो आपकी जो है पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा हो वो भी, और यदि वो राज्यों के अंदर राज्य विधान परिषद है या राज्य विधानसभा है वो भी जो है आर्टिकल 12 की डेफिनेशंस के अंदर शामिल है। ठीक है। लेकिन यहां पर हमें एक अदर वर्ड और देखना पड़ेगा कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं, अब लोकल अथॉरिटीज कौन सी हो सकती हैं? देखिए, जब कोई लोकल अथॉरिटीज का मतलब आए तो लोकल अथॉरिटीज भी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज करेंगी, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूटरी लोकल अथॉरिटीज वो हो सकती हैं जिन्हें किन्हीं स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंटर गवर्नमेंट्स के किन्हीं आदेशों के द्वारा जो है वो स्थापित किया गया हो। ठीक है। अब ये आदेश ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको लेकर पार्लियामेंट्स में कोई विधेयक आया हो, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर कोई जो है बिल आया हो और बिल के थ्रू उनको पावर्स दी गई हो। और इसके अलावा ऐसी अथॉरिटीज भी हो सकती हैं जो सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव ने कोई ऑर्डर पास करा और एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स के तहत वो अथॉरिटीज बना दी गई। लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि सीबीआई हो गई। ठीक है। इसके अलावा तो सीबीआई हो जाएंगी और कई सारी अथॉरिटी। पहले हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे कि आपकी नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, नगर पंचायत हो गई, और आपका जो है विकास प्राधिकरण हो गए। तो इस प्रकार की जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं, जो या आपकी जो है पंचायतें वगैरह हो जाएंगी। ठीक। तो ये सारी लोकल अथॉरिटीज जो हैं ये आर्टिकल 12 की डेफिनेशंस में शामिल हैं। इसका मतलब क्या है कि जो आपको फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उन्हें आर्टिकल 12 में ये राज्य आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक है। छीन भी नहीं सकता और कम भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर जोड़ा गया है, अदर अथॉरिटीज। तो अदर अथॉरिटीज यानी कि अन्य प्राधिकारी। देखो, लोकल अथॉरिटीज हमने देख लिया कि हमने कहा भाई नगर निगम होंगे, नगर पंचायत होंगी, या जहाँ पर जो है नगर पालिका परिषद हो जाएंगे वो हो जाएंगे, और या फिर और भी हो सकती हैं कई प्रकार की ऐसी लोकल अथॉरिटी जिनके उद्गम का कोई भी स्रोत जो है, वो स्रोत क्या है जिनके उद्गम का, यानी कि उनको किसी संवैधानिक नियम आदेश के तहत जो है या बिल्स के तहत उनको बनाया गया है। और अदर अथॉरिटीज कौन सी हो सकती हैं? जो कि एग्जीक्यूटिव के आदेश के थ्रू, एग्जीक्यूटिव सर ने कोई ऑर्डर जारी करा, मान लीजिए प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ने कोई ऑर्डर जारी करा, और ऑर्डर को जारी कर कोई अथॉरिटीज बना दी। अब वो अथॉरिटीज कितने समय कैसी हो सकती है? वो परमानेंट भी हो सकती है, वो टेम्परेरी भी हो
हो सकती है, वो कुछ समय के लिए हो सकती है, या लंबे समय तक चलने के लिए हो सकती है, या किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो सकती है कि कोई एक एक सब्जेक्ट था वो पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये जो अदर अथॉरिटीज वर्ड है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने केस टू केस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है डिफाइन किया है। इससे संबंध में कई केस आपको मिलेंगे अदर अथॉरिटीज में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मोहनलाल के केस में कहा गया, AIR 1967 का केस था। इसमें कहा गया कि वे सभी प्राधिकारी इसमें आते हैं जो संविधान या अन्य किसी परिनियम द्वारा सृजित किए गए हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कानूनी प्राधिकारी शासकीय या संप्रभुता सृजित में लगा हुआ हो। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मोहनलाल के केस में कहा गया कि जो अदर अथॉरिटीज वर्ड है, इसके अंदर चाहे किसी संवैधानिक नियम के तहत या किसी अन्य नियम के तहत या किसी कार्यपालिका आदेश के तहत कोई भी अदर अथॉरिटीज, कोई भी अन्य प्राधिकारी संस्था बनाई जाएगी, तब फिर क्या होगा, वो राज्य के अंतर्गत शामिल होगी। इसका मतलब जो बिजली बोर्ड है, चाहे भले ही वो किसी भी नियम आदेश के तहत बना हो, वो राज्य की परिभाषा में शामिल है। एक और केस आया रमाया दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विकास पत्तन प्राधिकरण, AIR 1979। इसमें कहा गया कि एक कानूनी निगम, एक सरकारी कंपनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी सरकार की अभिकर्ता और अभिकरण है। देखिए, कई प्रकार की ऐसी कंपनीज हो सकती हैं, जैसे कि BHL हो गई, सेल हो गई, गेल हो गई, जिनके अंदर गवर्नमेंट्स के शेयर होते हैं। अब जब उसके अंदर गवर्नमेंट्स, अभी हमने जैसे कि हमने देखा आपका जो है एयर इंडियाज भी थी, तो जितनी भी प्रकार की ऐसी जो कंपनीज हैं, या आप कह सकते हैं कोई निगम्स वगैरह हैं, जिनके अंदर भारत सरकार का कोई भी शेयर है और भारत सरकार का किसी भी प्रकार का वहां पर कोई कंट्रोल है, तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि वो अथॉरिटी जो है वो स्टेट की डेफिनेशंस में आ जाएगी। यहाँ पर रमाया दयाराम शेट्टी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निर्धारित करने के लिए कि कोई जो निकाय है वो सरकार का अभिकर्ता या अभिकरण है, मतलब सरकार की एजेंसीज वो है या नहीं है, इसको डिसाइड करने के लिए आपको 5 बातों को देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात क्या देखें, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपको देखना होगा कि वो जो भी डिपार्टमेंट बनाया गया है, ठीक, वो जो भी डिपार्टमेंट बनाया गया है उसके उद्गम का सोर्स क्या है। यदि उस डिपार्टमेंट्स को, उस निकाय को, उस निगम को या उस कंपनी को बनाने का जो सोर्स है, वो सोर्स सरकार का कोई नियम कानून अध्यादेश या कुछ भी हो, कुछ भी लोग, छोटे से छोटा भी नियम हो, जो कि चाहे तो आपका स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने यदि के थ्रू वो जारी हुआ है और उसके तहत वो अथॉरिटीज बनाई गई है, तो वो स्टेट की डेफिनेशंस में आएगी। सेकंड को चीज देखनी होगी कि जो भी वो निकाय बनाया गया है, उस निकाय के ऊपर जो है, या जो भी निकाय है या जो भी वो बॉडीज है, उस पर कंट्रोल किसका है। यदि उस अथॉरिटीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स का कोई भी कंट्रोल है, इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स वो स्टेट की डेफिनेशंस के अंदर शामिल होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि क्या उसकी जो नेचर्स है, क्या उसकी नेचर जो है वो एक सरकारी महत्व की है, यानी कि क्या वो अदर अथॉरिटीज जो है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनी हुई है। कोई निगम, देखिए जो भी निगम होते हैं, फर्म होते हैं, कंपनीज होते हैं, यदि कोई प्राइवेट पर्सन चलाता है, तो प्राइवेट पर्सन का जो उद्देश्य होता है क्या होता है, वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। लेकिन सरकार किस लिए चलाई जाती है, सरकार हमेशा लोगों के भले के लिए चलाई जाती है, या जनता के लाभ के लिए सरकारें होती हैं। तो इस पॉइंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे हम कंसीडर करेंगे कि यदि कोई भी निगम है, यदि कोई फर्म है, यदि कोई भी सरकारी अथॉरिटी है, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे कि पहली चीज क्या करेंगे कि भाई आपके उद्गम का सोर्स क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इस अदर अथॉरिटीज के ऊपर कंट्रोल किसका है। थर्ड चीज हम देखेंगे कि नेचर क्या है, क्या आप प्रॉफिट अर्न करना ही आपका एकमात्र उद्देश्य है, या फिर
या फिर जो है पब्लिक वेलफेयर जो है वो भी आपका का जो है वो काम है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या सरकार का कोई विभाग जो है वो निगम को हस्तांतरित कर दिया है, क्या सरकार ने अपना कोई विभाग जो है वो किसी निगम को हस्तांतरित कर दिया है, और कर दिया है तो किस सीमा तक कर दिया है। और लास्ट वन हम देखेंगे, लास्ट पॉइंट होगा हमारा मोनोपोली का, अर्थात क्या निगम को एकाधिकार की स्थिति प्राप्त है जो राज्य द्वारा प्रदत्त की गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज भी भारत में रेलवे के क्षेत्र में जो है वो मोनोपोली किसकी है, यानी कि किसकी ट्रेन चलती हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स की चलती हैं, ठीक है। तो क्या कोई अदर अदर अथॉरिटीज अभी आकर अपनी जो भी ट्रेन्स वगैरह हैं वो चला रही हैं, तो नहीं, ठीक है। तो 5 चीजें बताई गई, सोर्स क्या है, कंट्रोल किसका है, नेचर कैसी है, क्या कोई सरकार ने अपना डिपार्टमेंट किसी भी अदर कंपनी को या अथॉरिटीज को जो है ट्रांसफर कर दिया है, और जो है मोनोपोली की सिचुएशंस है या नहीं है। इन 5 ग्राउंड्स के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि अदर अथॉरिटीज जो हैं उसके अंदर कौन सी से फर्म, कंपनी, निगम, निकाय ये सब शामिल होंगे और कौन से उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट हालांकि केस टू केस जो है वो बताता रहता है, और आज के समय तो आर्टिकल 12 में की डेफिनेशंस इतनी वाइड हो चुकी है कि लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन किसी प्राइवेट पर्सन और किसी सरकार के द्वारा जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये अदर अथॉरिटीज वर्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको आप केस टू केस डिफाइन कर सकते हैं। केस है हमारे पास अजय हासिया वर्सेस खालिक मुसीद। इसमें इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निगम या निकाय का सृजन कैसे किया जाता है ये आवश्यक कसौटी नहीं है, बल्कि इसको निगम या कंपनी को बनाने का उद्देश्य क्या है। मैंने बताया ना ऊपर जो अभी बात आई कि यदि कोई भी निगम या कोई भी आपकी कंपनी यदि बनाई जाती है और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई जा रही है, इट मीन्स क्या है कि वो स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम बज्रोनाथ गांगुली। इसमें कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 12 के तहत जो है वो स्टेट माना, क्योंकि उक्त कंपनी एक सरकारी कंपनी है और उस पर केंद्र सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। इसी तरह शीला बारसे वर्सेस भारत संघ के केस में बताया गया कि चिल्ड्रन एंड सोसाइटी राज्य की अभिकर्ता है। इसी प्रकार चंद्रमोहन खन्ना वर्सेस एनसीईआरटी के केस में कहा गया, ये जो आपका चंद्रमोहन खन्ना का केस है, कई बार पूछा जाता है कि इसमें कहा गया कि एनसीईआरटी जो है वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस पर कंट्रोल जो है वो राज्य का नहीं है, तो इसलिए कहा गया। ठीक, एक चीज अब हमने देखी थी कि एक और, ये तो आपको केस टू केस कई सारी चीजें इसमें मिलेंगी। मैंने बताया कि किसी भी प्रशासन को 3 प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब लास्ट टर्म में हमारे पास की जुडिशरी, तो क्या जुडिशरी को आप राज्य मान सकते हैं या नहीं। यदि जुडिशरी को राज्य मान लिया जाए, यदि न्यायपालिका को कह दिया जाए कि आप भी स्टेट की डेफिनेशंस में हैं, तो अभी हम आगे आर्टिकल 13 देखेंगे जो कहेगा कि राज्य कोई भी विधियां नहीं बनाएगा जो कि जो कि आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। तो यदि हम जुडिशरी को स्टेट की डेफिनेशंस में शामिल मान लेते हैं, तो क्या यहाँ पर जो है न्यायपालिका से कहा जा सकता है कि आप अपने ही खिलाफ, अपने ही मजिस्ट्रेट्स के खिलाफ आप रिट जारी कर दीजिए, या क्या किसी मजिस्ट्रेट से कहा जा सकता है कि आप जो है, क्योंकि आप भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं और कोई व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकता, स्टेट नहीं कर सकता है, और क्योंकि आप भी स्टेट की परिभाषा में शामिल हैं, इसलिए आप अपने ही खिलाफ रिट जारी कर दीजिए। तो क्या न्यायपालिका स्वयं के खिलाफ रिट जारी कर सकती है? क्या न्यायपालिका आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशंस में शामिल है या नहीं?
यदि इस प्रश्न को देखें तो हम देखते हैं कि जो न्यायपालिका है, जुडिशरी यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितनी भी लोअर कोर्ट्स तक जो है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं या जितना भी हमारा जुडिशियल सिस्टम्स है, ये दो प्रकार के कार्य करता है। अब देखिए इनके दो प्रकार के कार्य कौन से होंगे, यानी कि इनके जो दो प्रकार के वर्क होंगे, इनके पास भी यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हैं तो उनके पास भी कुछ वर्क तो ऐसे हैं कि जो वर्क उनके एग्जीक्यूटिव वर्क है। और सेकंड कौन से टाइप्स हैं, सेकंड जो उनके यानी कि जुडिशियल फंक्शंस हैं, यानी कि जब कोई मजिस्ट्रेट जुडिशियल फंक्शंस करते हुए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लागू करते हुए वो जजमेंट सुना रहा होता है, तब उसकी क्या स्थिति होगी। और सेकंड कंडीशंस में कि जब वो यानी वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज कर रहा है। अब इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स वैसी स्टेट की डेफिनेशन से अलग होगी, लेकिन कुछ काम तो ये करते ही हैं एग्जीक्यूटिव वाले। एग्जीक्यूटिव पावर्स जैसों को यूज करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का वर्क हो गया, ट्रांसफर ऑफ जजेस का वर्क हो गया। कई जगह जब माल मुकदमा, जब केस प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है तो कोर्ट अपने इंस्पेक्शंस में उसको डिस्ट्रॉय भी करवा सकती है। तो वो वर्क कैसा हो गया कि कोई मजिस्ट्रेट आएगा, केस प्रॉपर्टीज जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी के अंदर वो मेंबर्स होगा और अपने सामने माल, जो भी माल मुकदमाती है उसको वो डिस्ट्रॉय करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनके ये वाले वर्क कौन से हो गए, तो ये वाले वर्क इनके एग्जीक्यूटिव वर्क आएंगे। तो यहाँ पर यदि कोई जुडिशरी जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कर रही है, अपने अपने ने जुडिशियल फंक्शन से अलग कोई वर्क कर रही है, तब उसे राज्य माना जा सकता है। और यदि जिस समय वो जुडिशियल कार्य कर रही है वहां पर उसको राज्य नहीं माना जाएगा। इस संबंध में यदि हम इम्पोर्टेंट केसेस की बात करें तो पहला केस है हमारे पास नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1967 का। इसमें कहा कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत न्यायपालिका को राज्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि मान लिया जाए कि न्यायपालिका राज्य है तो उसके आदेशों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी नहीं किए जा सकते। एक और केस है हमारे पास AR अंतुले वर्सेस RS नायक। AR अंतुले RS नायक का केस 1988 का था। इसमें कहा कि राज्य न्यायपालिका को भी सम्मिलित कर सकते हैं डेफिनेशन में। और एक अभी और केस आया है, किरण राजू करके कोई केस है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी रिसेंट केस है तो उसके अंदर यही प्रश्न उठाया गया कि क्या न्यायपालिका राज्य होगी या नहीं होगी। तो आपको केवल ये देखना है कि यदि कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी है या न्यायपालिका जिस समय अपने प्रशासनिक कार्यों को कर रही है उस समय वह राज्य की डेफिनेशंस में आ सकती है, और जिस समय वो जुडिशियल फंक्शंस करती है उस समय उसे स्टेट की डेफिनेशंस में शामिल नहीं माना जाएगा। बाकी इससे संबंधित आपको कई सारे केस मिलेंगे, जितने आप याद कर सकते हैं आप कर सकते हैं। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस इंपॉर्टेंट केस था। इसमें कहा कि ONGC, LIC, प्राकृतिक गैस निगम, ये सब आपके जो हैं ये स्टेट हैं। रमाया दयाराम शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 में मैंने 5 बातें बताई, जिनके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या स्टेट होगा और क्या स्टेट नहीं होगा। यूपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बनाम विजय नारायण के केस में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम एक राज्य है क्योंकि इसकी स्थापना एक नियम के तहत की गई थी। अजय हासिया बनाम खालिद मुसीद के केस में कहा गया कि जो सोसाइटीज हैं, क्योंकि जितनी भी सोसाइटी हैं वो आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, इट मीन्स क्या होगा कि उनको स्टेट में शामिल माना जा सकता है। सोम प्रकाश वर्सेस भारत संघ के बाद में कहा गया कि एक सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। टेकराज वर्सेस भारत संघ 1988 में कहा गया कि संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य की परिभाषा में शामिल है। मनदीप मिश्र वर्सेस भारत संघ 2009 के बाद में कहा गया कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। सतिलंबा शर्मा बनाम सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2011 में कहा गया
कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय जिन पर सरकार का कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है, संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन उनकी स्वायत्तता के कारण अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जितनी भी अदर अथॉरिटीज हैं, हमें क्या चीजें देखनी थी, उद्गम का उनके स्रोत क्या है, किस उद्देश्य को लेकर वो बनाई गई हैं, क्या लाभ कमाना उनका उद्देश्य है, साथ ही उनकी नेचर्स कैसी है, सरकार ने अपने किन्हीं पावर्स को डेलीगेट्स कर दिया है, क्या वो अथॉरिटीज किन्हीं डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू बनाई जा रही हैं, क्या वो सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर केवल मोनोपली है तो या एकाधिकार प्राप्त है किसी भी चीज पर, तो ऐसी सारी अथॉरिटीज जो हैं वो राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। और यहाँ पर एक और वर्ड्स हमें लास्ट में मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है क्या, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि ये जितनी भी भारत सरकार, संसद, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल एंड अदर अथॉरिटीज हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सीमाओं के भीतर, अब भारत की सीमाओं के भीतर और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है, यानी कि सीमाओं के भीतर तो हम समझते हैं कि जितने भी हमारे राज्य हैं, इन राज्य की जो भी बाउंड्रीज है या हमारा जो भी भारत देश है, भारत देश की जितनी भी बाउंड्रीज है, चाहे वो हमारी जो है समुद्री बाउंड्रीज हो, चाहे हमारा जो वो आपका जो है एयर वाला क्षेत्र हो, और चाहे हमारी कितनी भी प्रकार की, मतलब हमारी तीन प्रकार की बाउंड्रीज हो सकती हैं, या तो आपकी जो है लैंड वाली बाउंड्री हो गई, या आपकी जो है सी पर बाउंड्री हो गई, या थर्ड आपकी जो है एयर में जो भी बाउंड्रीज है। तो ये सारी बाउंड्रीज चाहे वो स्टेट की हो, चाहे वो आपके जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी बाउंड्रीज हो, इनकी बाउंड्रीज के अंदर जितना भी लोकल और अदर अथॉरिटीज हैं वो सब स्टेट की डेफिनेशन में आएंगी। अब एक वर्ड है यहाँ पर, अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर अंडर द कंट्रोल का क्या मतलब है कि भले ही वो, देखिए और का वर्ड यहाँ पर और शब्द यूज किया गया है, और इसका मतलब है कि या तो वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हो और या फिर वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि टेरिटरी के अंदर है तब तो मानेंगे ही मानेंगे, लेकिन यदि हमारी टेरिटरी से बाहर है, इट मीन्स कि कोई ऐसी अदर अथॉरिटीज है जो भारत के अंदर नहीं है लेकिन भारत की टेरिटरी से बाहर है, लेकिन उस पर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तब वो भी इसमें शामिल माना जाएगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कई प्रकार के, देखिए जो दूतावास होते हैं, ये मान लीजिए हमारा जो है अमेरिका में कोई दूतावास है, या विश्व के अनेक देशों में हमारे अपने अपने जो दूतावास हैं, वहाँ पर लॉज किनका लगता है, वहाँ पर लॉज हमारा लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ दिल्ली में मान लीजिए अमेरिका का कोई दूतावास है, यूरोपियन कंट्रीज का कोई भी दूतावास है, और उस पर वो अपना फ्लैग लगा, मतलब जमीन तो हमारी है लेकिन हमने उनको दे रखी है लीज पर कि ठीक है आप हमारे यहाँ जो है दूतावास बनाइए। अब उनकी जो भी दूतावास की या जो भी उनकी जो है एम्बेसी है और उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उनमें हमारी लॉज नहीं लग रही होती हैं, जब तक कि वो लॉज, हमारी जो भी लॉज हैं, उनकी लॉज और हमारी लॉज में यदि कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि अंडर द कंट्रोल का मतलब क्या है कि भारत की सीमाओं के बाहर हर वो जगह जहां पर आप मान सकते हैं इंडियन फ्लैग लगा हुआ हो। ठीक है, इंडियन फ्लैग लगा हुआ, जैसे कि हमारे शिप्स हैं, हमारी पनडुब्बीज वगैरह जो भी उसकी हैं, ये सब जो कि हमारी जो आपका जो है जियोग्राफिकल टेरिटरीज है, इससे बाहर हैं, लेकिन अंडर द कंट्रोल हैं, हमारे निर्देशों के अधीन, नियम कानूनों के अधीन बने हुए हैं और हमारे कंट्रोल में है। मान लीजिए हमारा कोई शिप्स है और वो सैन फ्रांसिस्को में खड़ा हुआ है, तो वो कहाँ पर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है और वो स्टेट की डेफिनेशंस में है। वहां पर यदि सैन फ्रांसिस्को में खड़े हुए यदि किसी शिप्स पर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशंस होता है, तो वो 12 की डेफिनेशंस में शामिल होगा और जो भी आगे जो भी उसको जो है फर्दर रिलीफ्स वगैरह रिलीफ्स होंगे वो उसको दिए जा सकते हैं।